में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 बाय 1। धर्म संकट। पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है आपको? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या कहाँ हिंदू खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है, कहाँ मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई हाँ इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला दिखाइए। क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, कानूनन कोई भी काम कानून के दायरे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी एक प्रक्रिया बुलडोजर के कानून के दायरे में ठीक है। अगर कानूनन है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कानून के दायरे में चल रहा है अगर बुलडोजर तो वो ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अगली, क्या देश के विकास के लिए अगली साइड कहती है यूसीसी जरूरी है, हाँ या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय विषय है मुझे, और राष्ट्रीय विषय में मुझे लगता है कि इसका होना बेहतर होगा। यूसीसी होना राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा। कौम के लिए कैसा होगा? सभी के लिए अच्छा होगा, उसमें कौम भी आती है देश में। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है। ना मैंने उनको देखा, ना मैंने इनको देखा। तो तीसरी तस्वीर आपने लगाई नहीं। मुझको तो नरेंद्र मोदी में रहनुमा मुसलमानों का दिखाई देता है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आपको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। क्या करना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं, इसलिए उनमें अच्छा ही दिखाई देती है? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। तो राष्ट्रीयता की बातों में एक बात और समझ लेना चाहता हूं, जब आप करते हैं तो कई लोग इसको कौम के खिलाफ क्यों देखते हैं? उनका अपना नजरिया है। ये नजरिया कायम रहेगा या बदलेगा? बदलना चाहिए, वक्त बदलेगा। ये विशफुल थिंकिंग है, बदलना चाहिए, या ये दुआ है? ये फैसला आप कीजिएगा। अगला देखिए। इनमें एक जैसा क्या है? महात्मा गांधी, मोहन भागवत, एक जैसा क्या है? उस वक्त के वो राष्ट्रपिता, चूंकि उनको तो मैंने देखा नहीं, आज के राष्ट्रपिता मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको मैंने देखा है। हालांकि उनके लिए एम्बेरेसिंग हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे मत कहिए, आप राजऋषि कह देते हैं, आप राष्ट्रपिता कह देते हैं, और ये वो कहते हैं कि हमको इस तरह की उपाधियां मत दीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तब के थे, ये आज के हैं? आज के हैं और आज भी रहेंगे, और ये आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपिता के संदर्भ में ये बातें एक बार फिर से इलियासी साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पीएम मोदी के घर में एक नन्हा मेहमान आया। बीते दिनों ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपके जहन में क्या आया? बहुत अच्छा आया, और इससे एक उनका लगाव, उनका जो भाव गाय के प्रति, और उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने इसको अपने मेहमान को बुलाया है, ये बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। ये पॉजिटिव सिर्फ इमाम इलियासी साहब के लिए है? सभी के लिए, देश के लिए है। क्योंकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो इस समय जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही है। अगला दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, इससे बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में मोदी दिखाई दिए, आपके जहन में क्या आया? अच्छा आया। लेकिन आप ये जरा बताएंगे कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो असल में मुस्लिम कंट्रीज मानी जाती हैं। यहां भी देखिए, आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं मंदिर बन रहा है। अभी हमको यह भी सुनने में आया कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहा, अब उससे अलग हो गया, लेकिन मुस्लिम कंट्री रहा। एक जो मुल्क है वो ये तय कर रहा है वहां बुर्का नहीं होगा, वो विकास के रास्ते पर चलेंगे, वो तरक्की याफ्ता होंगे।
ये क्या असल में जो मजहब कहता है उसके खिलाफ जाना है? नहीं, दरअसल अभी जो तस्वीर आपने लगाई है मोदी जी की मस्जिद में, तो मस्जिद तो सभी के लिए होती है, खाली हिंदू या तजाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो दकियानूसी बातों को नहीं मानेगा। उसने अपनी दकियानूसी कौन सी चीजें उसको डिफाइन भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इमाम साहब के हिसाब से वो तरक्की याफ्ता सोच है या आपके हिसाब से वो धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ सोच है? देखिए, धर्म को वो आज भी उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से मानना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से अब इंडोनेशिया को अगर आप देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में, लेकिन वहाँ पर जो हिजाब है आप देखेंगे जो चेहरा उनका खुला होता है, लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पूरा ढका हुआ होता है। तो मेरा मानना यह है कि अपने इस्लाम को भी मानते हैं, अपनी संस्कृति को भी मानते हैं, और इंडोनेशिया के जो लोग हैं, इसी तरह से तजाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने भी अपना एक नजरिया पेश किया है। वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। इमाम साहब ने बड़े दो टूक तरीके से सही को सही, गलत को गलत कहा है, लेकिन अब एक बात मैं आपसे समझते हुए, अंबर जैदी, आप अकेली बची हैं। वो लोग, जो तमाम लोग आए थे यहाँ सवाल पूछने के लिए, वो ना तो जवाब देने दे रहे थे, जवाब सुनने की भी उनमें सलाहियत नहीं दिखाई दे रही थी, पेशेंस भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद हर एक चीज में ऐसे टोका जा रहा था जैसे उन्होंने एक अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड तरीका बना रखा है कि आज इनको बोलने नहीं देना। ये क्यों था? सबसे पहली बात तो शेर अकेला आता है, झुंड में आता नहीं है। झुंड में तो ऐसे कायर लोग वार करते हैं जिनको ऐसी जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये देखिए ये पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबे अरसे से टीवी में डिबेट्स करती हूँ और ये आए दिन का काम है। ये इनका पुराना नहीं, तो ऐसे लोगों का पुराना मोटिव क्या लगता है आप? ऐसे लोगों का कोई मोटिव नहीं है। ये लोग कौम का भला नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि ये थोड़े से फेमस हो जाएं और इनको राज में कुछ करने के लिए पार्टी में किसी उसमें मिल जाए। तो आज बहुत साफगोई से यहाँ बातें रखी गई, लेकिन साथ में एक बात और देखने को मिली कि कई बातें आपका उसमें कोई दूसरा मत हो सकता है, लेकिन क्या उसके लिए आप इतने इंटॉलरेंट हो जाएंगे, इतने असहिष्णु हो जाएंगे कि या तो आपके तरीके से बात होगी या बात होगी ही नहीं? क्या उसके लिए आप माइक फेंक कर निकल जाने वाला तरीका भी रखेंगे? क्या वो किसी दूसरे को बोलने नहीं देना, अगर वो बोलना शुरू करता है तो बीच में इतनी बार और इस तरीके से टोकना है कि वो इरिटेट हो जाए या चुप हो जाए या फिर कहे कि आप ही बोल लीजिए, मैं अब बोलना बंद करता हूं? क्या ये बातें सही हैं? क्या संवाद का ऐसा तरीका होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और समाज के सामने एक बड़ा धर्म संकट भी है। बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मेरे वो तमाम मेहमान जो यहां आए और बगैर बात पूरी किए अपने तरीके से अपनी चीजें करके यहां से चले गए, वो मैं ये उनसे इल्तजा करता हूं कि आइंदा ऐसा ना करें। उनको खुद भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा जब वो देखेंगे, लेकिन आपके सामने मैं रखूंगा जरूर ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन किस तरीके से बात रखता है, करता है, और असहिष्णु होने के जब आरोप लगाए जाते हैं तो कौन कितना सहिष्णु है ये भी आप अपने में तय कर सकें। अंबर जैदी, आप आखिर तक बनी रहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी ऑडियंस यहां पहुंचे और अपनी बातें आपने रखी, आपका बहुत धन्यवाद।